हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन। टैक्स प्लानिंग जो है जिसके अंदर क्या है कि हम लीगल एंड परमिटेड पाथ, जिसके अंदर जो लॉ हमें परमिट करता है, अलाउंस डिडक्शन, उनको यूज़ करके हम अपनी टैक्स मैनेजमेंट करते हैं और टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है कि हम लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। टैक्स इवेजन के अंदर क्या होता है कि हम अपनी इनकम को कंसील करते हैं, कम शो करते हैं, इवन सोर्स ऑफ इनकम भी कई बार डिस्क्लोज नहीं करते। टैक्स प्लानिंग जो है इट इज़ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, और जो टैक्स अवॉइडेंस है हमें लगता है कि ये सही है, बट ये उसकी जो टैक्स लॉ की जो बेसिक इंटेंशन होती है उसको बीट अप करता है, उसको मीट अप नहीं करता। टैक्स एवेजन के अंदर क्या होता है कि हम जानबूझ के टैक्स लॉ को कंप्लाई नहीं करते हैं। टैक्स प्लानिंग जो है लीगल एंड एक्सेप्टेड बाय द जुडिशरी। टैक्स अवॉइडेंस जो है अनएथिकल एंड इलीगल है। टैक्स एवेजन भी जो है इलीगल एंड प्रोहिबिटेड है। टैक्स प्लानिंग जो है इसके अंदर क्या होता है कि हम हर चीज़ को डिस्क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि टैक्स अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो होती हैं शैम होती हैं, इनको आर्टिफिशियली हम डिस्क्लोज़ करते हैं। टैक्स एवेजन के अंदर क्या होता है कि हम पूरे फैक्ट्स नहीं बताते, कंसील करते हैं। टैक्स प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि जो असेसी है, क्योंकि उसने सारा लीगल पाथ अडॉप्ट किया है तो वो चैन की नींद सोता है। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन के अंदर उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कभी भी वो पकड़े जा सकते हैं, उनको पेनल्टीज़ और प्रोसिक्यूशन हो सकती है। टैक्स प्लानिंग से क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, क्योंकि सरकार के पास पैसा आता है, वो सरकार उसके द्वारा लोगों के वेलफेयर के ऊपर स्पेंड करती है। टैक्स अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है कि ब्लैक मनी जनरेट होती है। टैक्स एवेजन के अंदर भी क्या होता है, ब्लैक मनी जनरेट होती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ए रोड इंक्लूडिंग टोल रोड भी हो सकती है, ब्रिज भी हो सकता है, रेल सिस्टम भी हो सकती है, जिसके अंदर क्या है कि हम रोड को ब्रॉड करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हम उसको हाईवे प्रोजेक्ट के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम भी हो सकता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट भी हो सकता है, सैनिटेशन एंड सीवरेज सिस्टम भी हो सकता है, सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, हाईवे प्रोजेक्ट भी हो सकता है, जिसके अंदर हाउसिंग या कोई ऐसी एक्टिविटी जो हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है। इसके अंदर पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड पोर्ट और नेविगेशनल चैनल भी इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद है कि सेक्शन 80I के अंदर क्या डिडक्शंस अवेलेबल है। सेक्शन 80I जो है उन असेसेस को अवेलेबल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। कंडीशन ये है कि इंडियन कंपनी होनी चाहिए या ऐसी कंपनी का कोई समूह होना चाहिए, या कंपनी या कॉरपोरेशन जो है सेंट्रल और स्टेट या किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर इस्टेब्लिश की गई हो। उसका जो बिज़नेस है डैट इज़ डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और उसने जो काम है 1 अप्रैल 95 से स्टार्ट किया होना चाहिए। उसके बाद ये कि उसका कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ या लोकल अथॉरिटी के साथ डेवलप करने का या ऑपरेट करने का या मेंटेन करने का, या डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। और इसके अंदर क्या होती है कि 20 ईयर्स के अंदर जो 10 कंसेक्टिव असेसमेंट ईयर्स होते हैं वहाँ पे उसको 100% प्रॉफिट जो होते हैं उसके एलिजिबल फॉर द डिडक्शन होते हैं। उसके बाद है टैक्स प्रोविज़न फॉर नॉन रेजिडेंट। ऐसे कि नॉन रेजिडेंट जो है, नॉन रेजिडेंट की इनकम, कौन सी इनकम जो होती है टैक्सेबल होती है। एक तो एनी इनकम विच इज़ रिसीव्ड और इज़ डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। और सेकेंड इनकम वो होती है कि जो एक्रू है या अराइज है या डीम टू एक्रू है या डीम टू अराइज हिम टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। उसके बाद है कि टैक्स प्रोविज़न क्या है। जो नॉन रेजिडेंट है उनके ऊपर बहुत ही बेनिफिशियल टैक्स प्रोविज़न है। उनको कई जो वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वहाँ पे कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स के अंदर, नोटिफाइड सिक्योरिटीज़ के अंदर काफ़ी सारी जो है एग्जाम्पशंस हैं। इवन जो उसकी डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम है वहाँ पे भी उनको
जो टैक्स पड़ता है कुछ स्पेसिफाइड रेट्स के ऊपर पड़ता है। इवन जो अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट करते हैं तो वहाँ पे भी इनको कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस होती हैं। इवन इनके लिए नॉन रेजिडेंट एडवांस रूलिंग सिस्टम भी है। एडवांस रूलिंग क्या होती है? एडवांस रूलिंग जो है ये एक नया कंसेप्ट है। ये 19B जो है अभी इंट्रोड्यूस किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि डिस्प्यूट को अवॉइड करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो कंप्यूट होती है नॉन रेजिडेंट की, वहाँ पे डिस्प्यूट होता है और इस डिस्प्यूट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी अपील्स होते हैं और बहुत सारे लंबे समय तक केस चलता है। तो यहाँ पे एडवांस रूलिंग के अंदर क्या होता है कि जो नॉन रेजिडेंट होते हैं ये जो एडवांस रूलिंग के अंदर जो अथॉरिटी डिटर्मिन होती है वहाँ से बाइंडिंग रूलिंग जो है एडवांस के अंदर डिटर्मिन कर लेते हैं जो उनको लगता है कि इशू जो है डिस्प्यूटेड है। सो डैट मतलब यहाँ पे जो मेन पर्पज़ ये होता है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए, एक्सपेंसिव अपील को वो अवॉइड कर सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि स्कीम ऑफ एडवांस रूलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग चैप्टर 19B इनकम टैक्स एक्ट 1961। स्कीम जो है नॉन रेजिडेंट को परमिट करती है कि वो एडवांस के अंदर एडवांस रूलिंग जो है अथॉरिटी से ले सकते हैं उन इश्यूज़ के ऊपर विच कुड अराइज इन डिटर्मिनिंग द टैक्स लायबिलिटी सो डैट टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव अपील कैन बी अवॉइडेड। एडवांस रूलिंग जो है नॉन रेजिडेंट ले सकता है, रेजिडेंट ले सकता है जो नॉन रेजिडेंट के साथ उसकी ट्रांजैक्शन है, इवन एक रेजिडेंट भी ले सकता है, इवन एक पब्लिक सेक्टर कंपनी भी ले सकती है। उसके बाद है कंपनसेशन पैकेज। क्या होता है? कंपनसेशन की कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है। कुछ लोग इसको सैलरी पैकेज कहते हैं, कुछ लोग इसको ग्रॉस सैलरी कहते हैं, कुछ लोग रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय कहते हैं, कुछ लोग कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं। कंपनसेशन पैकेज का मतलब होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन की फॉर्म में कई बहुत कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सैलरी और वेजेस, बट इसके अंदर बेसिक सैलरी भी आ जाती है, अलाउंसेस भी आ जाती है, पर्पसेस भी आ जाते हैं, बोनस भी आ जाती है, लीव सैलरी भी आ जाती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आ जाते हैं, ग्रेचुइटीज़ भी आ जाती हैं। उसके बाद है कि कंपनसेशन पैकेज की टैक्सेशन कैसे होती है। इसके अंदर वेरियस रूल्स है, जैसे सेक्शन 15 to 17 है। इसके अंदर जो इनकम टैक्स डील है ये सैलरी के साथ डील करता है। सैलरी की वेरियस फॉर्म्स क्या है और कैसे क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे हमने सैलरी को टैक्सेबल बनाना है। रूल 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 स्पेसिफाई द वैल्यूएशन ऑफ वेरियस परक्विजिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर। सेक्शन 10 जो है वो स्पेसिफाई करता है कि कौन सी सैलरी जो इस फॉर्म में मिलती है वो एग्जम्प्टेड है। सेक्शन 89 जो है वो स्पेसिफाई करता है कि अगर हमें प्रीवियस ईयर के सैलरी के एरियर्स मिलते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हमने रिलीफ को कैसे अवेल करना है।